हेलो सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासरूम। तो तीन बुद्धिमान की कहानी तो थी, एक से बढ़कर एक बुद्धि के चक्रव्यूह की। तो फिर शुरू करते हैं उसी चक्रव्यूह से कुछ सवालों के हंगामे लेकर। नोटबुक खोलो, पेन उठाओ और शुरू हो जाओ दिमागी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इस पार्ट का हर एक प्रश्न है नया चैलेंज। आइए शुरू करते हैं। पाठ से मेरी समझ से लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। अब प्रथम है कि लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने यानी कि धन को एक साथ करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, हाँ। ऊंट का व्यापार करना, नहीं। गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना, नहीं। तो इसका एक ही सही उत्तर है, पैनी दृष्टि और तीव्र वृद्धि का विकास करना। अगला है, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है? नहीं। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। हाँ। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है? नहीं। ये भी कथन सही है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से ये कथन सही नहीं है। ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए, ये भी नहीं। राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। हाँ। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। नहीं। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी। नहीं। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। ये भी नहीं। सही उत्तर क्या है? भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए, हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। नहीं। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना चाहिए। नहीं। ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ये भी नहीं। अब है कि हो सकता है आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों ही चुने। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपके दोस्त हैं उन्होंने क्या क्या उत्तर चुने हैं, और फिर आपको बताना है इन उत्तर के बारे में। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। अब प्रथम पंक्ति है कि पैसे पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। इसका अर्थ क्या है कि सच्चा धन पैसा या सोना चांदी नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी है। यदि तुम्हारे पास गहरी सोच और देखने की क्षमता है तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। और विचार क्या है कि यह पंक्ति हमें सिखाती है कि ज्ञान और विवेक सबसे बड़ा धन है। अगर हम समझदारी से काम लें तो हम जीवन में दूसरों से पीछे नहीं रहेंगे। अगली पंक्ति है, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। अब इसका अर्थ है कि हमें हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम किसी भी स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकें। और विचार क्या है कि यह पंक्ति बताती है कि आधे अधूरे ज्ञान से बेहतर है हम हर बात को पूरी तरह जानने का प्रयास करें, इससे हमारा दृष्टिकोण विकसित होगा। अगली पंक्ति है, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। अब इसका अर्थ क्या है कि अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए गहराई से देखना और बुद्धि से विचार करना एक लंबी प्रक्रिया है। और इसी का विचार है कि यह पंक्ति हमें धैर्य और निरंतर अभ्यास की महत्ता बताती है। गहरी सोच और समय लेती है, लेकिन यह जीवन को बेहतर समझने में मदद करती है। आगे है, आगे वाला पेज इसमें आपको दिया गया है
मिलकर करें मिलान। इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। हमें क्या करना है, स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमोलित करना है। अब इसमें क्या है, कुछ समय पश्चात पिता चल बसे, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। अगली पंक्ति है, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे, तो इसका जो अर्थ है वो है हम चाहे जहां भी हो हम खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा, अर्थात घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देंगे या देते। बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था। इसका अर्थ है कि लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। सोच विचार के लिए अब लोक कथा को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। अब इसमें प्रथम क्या है कि तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया। इसका उत्तर है कि तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में उसके पैरों के निशान, खाने के ढंग और मार्ग के अवलोकन से ऊंट की विशेषताओं का अनुमान लगाया। उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने यह बताया कि ऊंट लंगड़ा है, एक आंख से काना है, एक तरफ का सामान गिरा है आदि। अगला प्रश्न क्या है, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है, तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता। लोक कथा के आधार पर समझाइए। अब क्या है इसका उत्तर कि मेरे अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व तार्किक सोच को दिया गया है, क्योंकि तीनों भाइयों ने केवल अपने अवलोकन और सोच के आधार पर ऊंट के बारे में सटीक जानकारी दी, जिससे पता चलता है कि गहराई से सोचना और विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया क्योंकि ऊंट को देखे बिना इतनी सटीक जानकारी देना असंभव लग रहा था, लेकिन जब सत्य सामने आया तो उसने उनकी बुद्धिमानी को पहचाना और उन्हें निर्दोष माना। यह राजा की विवेकशील सोच को दर्शाता है। अगला है, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? इसका उत्तर है कि ऊंट के स्वामी ने तुरंत भाइयों पर संदेह इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि जो व्यक्ति इतनी जानकारी दे सकते हैं वही चोर भी हो सकते हैं, लेकिन उसे पहले पूरी तरह जांच पड़ताल करके प्रमाण जुटाकर आरोप लगाना चाहिए था, जिससे वह अपना ऊंट भी पा सकता और निर्दोषों को तकलीफ भी ना होती। आगे है, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? इसका उत्तर है कि पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि वह समझते थे कि ज्ञान, बुद्धि और अनुभव असली धन है। इससे पता चलता है कि वे दूरदर्शी और शिक्षित व्यक्ति थे जो अपने बच्चों को जीवन में सफल देखना चाहते थे। अगला प्रश्न है, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसका उत्तर है कि राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग इसलिए किया ताकि वह उनकी ईमानदारी की जांच कर सके। इस परीक्षा से पता चलता है कि राजा निर्णय लेने से पहले जांच करता है और उसमें न्याय करने की योग्यता है। आगे है, अगला प्रश्न है इसका कि आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है, मैं इस लोक कथा के भाइयों में से तार्किक सोच, सूझबूझ और अवलोकन शक्ति को अपनाना चाहूंगा, क्योंकि ये गुण जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों को समझने और उनका समाधान करने में मदद करते हैं। आगे है, अनुमान और कल्पना से आपको अपने ग्रुप में मिलकर डिस्कस करना है कि यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता। सबसे प्रथम तो होता कि जो निर्दोष थे वो तीनों भाई, उनको दंड मिल जाता, और दूसरा इसका एक परिणाम ये भी होता
कि वो जो जिसका ऊंट था उसको अपना ऊंट कभी नहीं मिल पाता। दूसरा प्रश्न है, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? अपने विचार व्यक्त करें। तो यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता तो राजा उन्हें दोषी मानता और उन्हें आजीवन कारावास में रहना पड़ता। लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था? लोक कथा में यदि तीनों भाई उस ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का उन्हें इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था कि उनके सामने जो भी ऊंट आता वो उसको ही ऊंट समझते। यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते? आपको अपनी कल्पना से बताना है। तो हम भी उसका इसी प्रकार से कोई परीक्षा लेते जिसके परिणाम के अनुसार हम उन्हें दंड देते या फिर छोड़ते। अब शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। जैसे विवेक, मति, सोच, स्मृति, दिमाग, याददाश्त। आइए चलते हैं आगे। अगला है लोक कथा को सुनाना। तो लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। इसमें कहानी सुनने, सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कहानी कहने या सुनाने वाला इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनने वालों को रोचक लगे। इसमें कहानी सुनाने वालों को आनंद तो आता ही था, कथा उन्हें याद भी हो जाती थी। अब आप अपने समूह के साथ मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाइए। लोक कथा को प्रभावशील और रोचक रूप में सुनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो लोक कथा को और भी आकर्षक बना सकते हैं। सबसे पहले है स्वर में उतार चढ़ाव, यानी लोक कथा सुनाते समय स्वर में या आवाज में उतार चढ़ाव से उत्साह और रहस्य का निर्माण करें। जब लोक कथा में कोई रोमांचक या रहस्यमय पल हो तो स्वर धीमा या तीव्र कर सकते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वर का सही चयन करें, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि को स्वर के माध्यम से दर्शाएं। लोक कथा के पात्रों के लिए अलग अलग स्वर, यानी जब लोक कथा में अलग अलग पात्र हो तो हर पात्र के लिए अलग अलग स्वर, यानी या किसी के लिए आप ऊंचा बोल सकते हैं, किसी के लिए नीचा, किसी के लिए तेज, किसी के लिए धीमा। इनका उपयोग किया जा सकता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके। हाथों और शरीर का उपयोग, जब आप लोक कथा में किसी घटना का वर्णन करें तब शारीरिक मुद्राओं और चेहरे के भावों का उपयोग किया जा सकता है। हास्य का प्रयोग, जब कोई हास्यपूर्ण या आनंददायक दृश्य हो तो चेहरे की मुस्कान और हंसी के साथ उसे प्रस्तुत करें। विवरणात्मक भाषा का उपयोग, लोक कथा में वर्णित स्थान और पात्रों को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि श्रोता उनकी छवि अपने मन में बना सकें। आगे है रोचक मोड़, एक दो बार लोक कथा के रोमांचक मोड़ों पर थोड़ी देर के लिए रुकें या श्रोताओं में उत्सुकता होने दें। जैसे, क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? अब इसको कह के रुक जाओ तो वो थोड़ा सोचेंगे कि क्या हुआ। संवादों का स्पष्ट और प्रासंगिक बनाना, पात्रों के संवाद इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगें। आगे है कारक, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। भाइयों जवाब दिया, आगे देखते हैं। यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, जैसे भाइयों ने जवाब दिया। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया, बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच संबंध को जोड़ रहा है। संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूपों को कारक या परसर्ग कहते हैं। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? ने, को, पर, से, के द्वारा, का, में, के लिए, की, के, हे, हो, अरे। अब नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। आगे है मैं अपने रेवड़ों को
पहाड़ पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे आ रही थी। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों को पेटी खोलने के लिए कहा। इस प्रकार से आप इसमें सभी कारक को पूरा कर लेंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं सूचना पत्र पर। सूचना पत्र है कि कल्पना कीजिए आप इस लोक कथा के वह घुड़सवार हैं जिसका ऊंट खो गया है। आप अपने ऊंट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। तो सूचना पत्र में हम सबसे पहले लिख देंगे विषय ऊंट खोने के संबंध में। मैं एक व्यापारी हूं, मेरा ऊंट खो गया है। मेरे ऊंट पर मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी सवार थे। मेरे ऊंट की पहचान है कि वह एक आंख से अंधा है। ऊंट पर एक बच्चा सवार है। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई ऊंट दिखाई दे तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। आप यहाँ अपना नाम दे सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे सवालों का सफर हो गया है पूरा खत्म, जिसमें हमने लगाए अपनी बुद्धि का चक्रव्यूह और सभी सवालों के दिए हमने जवाब। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक धमाकेदार वीडियो के साथ सिर्फ मिस्ट्री क्लासरूम पर।